तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं 4 टाइप की रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन 11th में भी हमारे पास रिडॉक्स चैप्टर है ना, तो उसमें तो कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ते ही हैं। उसके अलावा ठीक है, अब थोड़ी चीजों से आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमें पता है रिडॉक्स में ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो एक साथ, है ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ये रिडक्टेंट कहलाएगा। और अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट। और रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद इतना आइडिया तो हमें लग गया है कि ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, और रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है कि वो किस पे डिपेंड करता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। दूसरी जो अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्पीसीज, मतलब जो भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, एक तो हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, उस नर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं कि भाई उसमें टेम्परेचर भी आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी आता है, वो सब चीजें तो है ही है। ठीक है, उसके अलावा अपन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो मैंने पहले बोला एक तो पीएच ऑफ रिएक्शन मीडियम, रिएक्शन जो हो रही है आपकी उसका पीएच कितना है उस पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ, आप प्रेशर बोल दो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये तो बहुत खास फैक्टर नहीं, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो रेयर ही कई इफेक्ट होता है। तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे चेंज होने से भी इस पे इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है। और लास्ट आपको पता है ये कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट। तो इन ही फैक्टर्स को थोड़ा सा अपन डिटेल में देखेंगे ना। तो पहला मैं फैक्टर ले रहा हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो रिडॉक्स जो रिएक्शन होते हैं हमें पता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और उनकी जो उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की वो उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्दर इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो वो फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से मैं बता देता हूँ। क्योंकि जनरली जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, मैक्सिमम, है ना, वो एक्वस फेस में होती है। अब एक्वस फेस में और लिक्विड फेस में जो रिएक्शन हो रही है, तो प्रेशर का इफेक्ट तो तब आपको थोड़ा नजर आएगा जब रिएक्शन किस में होगी, आपके गैसियस फेस में होगी।
तो लिक्विड फेस में, एक्वस फेस में होने की वजह से इसका इफेक्ट इतना हमें नजर नहीं आता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई रिएक्शन में ऐसे गैसियस फेस में हो रही है रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन हो रही, तब हम मरे कह सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल चाहे तो लिख ले, और ये आपके सरफेस केमिस्ट्री में भी आती है रिएक्शन, ठीक है। अगर इस तरीके से H2S और SO2 दोनों ही गैस है और ये जब आपस में रिएक्ट करती है तो ये प्रोडक्ट बनाता है 3S प्लस H2, ठीक है। बैलेंस भले आप कर लेना इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सल्फर का इधर हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। SO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का 0। तो माइनस से 0 और प्लस से 0 मतलब कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो रिडॉक्स तो हो रही है, बट एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होगी, कौन सी, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक होती है डिसप्रपोर्शनेशन की एक एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता था, हम उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। अगर मैं ये प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड लिख दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड लिख दो, तो वो कहलाएगी डिसप्रपोर्शनेशन, और उसको उल्टा लिख दे तो वो कहलाएगी कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे कुछ रेयर ही एग्जांपल है, क्योंकि ये रिएक्शन गैसियस फेस में होती है। हाँ, इसमें मैं बोल दूंगा, अगर मान लिया आपने प्रेशर बढ़ाया LHS में, तो हमने पढ़ा है कि L से भी पढ़ा है, लीच हिटलर प्रिंसिपल पढ़ा है, तो प्रेशर बढ़ाने से उसको कम कर लेंगे, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो उस केस के अंदर रिएक्शन के अंदर चेंजेस आपको मिल सकते हैं ना। बाकी इन जनरल हम बात करें तो बहुत ही रेयर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ना, मोस्ट ऑफ द redox reaction occurs in, ठीक है, aqueous phase, therefore, ठीक है, effect of pressure is negligible, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम दूसरे इफेक्ट की। दूसरा इफेक्ट अपन देखते हैं, पहले देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है। अगर आपने रिएक्शन जिसके अंदर हो रही है, जिस मीडियम में हो रही है, उसका अगर आपने पीएच चेंज करा तो क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स इनके हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। आपको पता है कि जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस फेस में इसकी रिएक्शन करा रहे हो। अगर ये एसिडिक मीडियम में आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Mn+2 के अंदर। अगर आपने इसकी रिएक्शन, ठीक है, आप ऐसे बोल रहे इसको न्यूट्रल, कई बुक्स में इसको न्यूट्रल भी लिखा होता है, न्यूट्रल मीडियम बोल लो, या बेसिक है तो बहुत वीक बेसिक है ना, और वीक बेसिक मीडियम, बहुत ज्यादा बेसिक में, हल्का सा बेसिक बोल दो, या फिर न्यूट्रल ही बोल दो आप, है ना। तो आप तो न्यूट्रल से ध्यान रखना। तो ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये Mn+4 के अंदर चला जाता है, ठीक है। या फिर आप कंपाउंड लिखो तो MnO2 लिख लो। और अगर इसकी रिएक्शन अगर आपने बेसिक मीडियम में करा दी, ठीक है, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO, ठीक है। ये तो ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके, कहाँ गया, ठीक है ना। ये गया, ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट MnO4, और पूरे पे अपन ने लिख दिया यहाँ पर -2, ठीक है। इसमें क्या है, जो KMnO4 है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके ऊपर पोटेशियम के मैंगनीज के ऊपर होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट,
Mn+2 टाइप लाइक MnO में मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इस पे तो दिख ही रहा आपको +2 रिड्यूस हुआ एसिडिक मीडियम में, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं तो ये +4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिक मीडियम में लेते हैं, ठीक है, तो पोटेशियम मैग्नेट इसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट। और ये जो बना है यहाँ पे है ना, जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आएगा, +6 आएगा, एक्स लेके करेंगे तो ये कहलाता है पोटेशियम मैग्नेट। तो जैसे आपने पीएच चेंज करा तो इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब उनके क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका जो रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है ये जो है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आ रहा होगा, तभी तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा रहा है। फिर थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट इसमें कलर है जो आप याद रखिएगा। कलर KMnO4 का आपको पता है पिंक या पर्पल कलर होता है इसका, ठीक है, पिंक और पर्पल कलर होता है। Mn+2 का जो कलर होता है वो कलरलेस लिखते हैं, और कई बुक में हो जाता है कि वो बहुत लाइट पिंक है ना के बराबर ही होता है, लाइट पिंक बोल दो, या जनरली अपन तो कलरलेस ही बोलते हैं। Mn जो O2 है ना, ये ब्लैक या ब्राउन बोला जाता है, ठीक है। तो कई जगह ब्लैक लिखा होता है, कई जगह क्या लिखा होता है, ब्राउन लिखा होता है। और जो MnO4 है, ठीक है, ये होता है आपका MnO4 मतलब ये मैग्नेट जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका जो कलर होता है, ठीक है, ये होता है आपका ग्रीन कलर। तो ग्रीन और किस मीडियम में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। दूसरा है कि जो KMnO4 होता है ना, ये आपको पता है कि मीडियम नहीं दे रखा हो तो हम बाय डिफॉल्ट कौन सा एसिडिक मीडियम लेके चलते हैं। फिर अगर हम बात करें, इसमें एक रिएक्शन और आती है कि अगर आपने, ठीक है, अगर आपने क्या करा यहाँ पे, परमैग्नेट ले लिया आपने, ठीक है, परमैग्नेट मतलब K2MnO4, या आप ऐसे लिख ले MnO4-2, इसके साथ क्या लगा देंगे, K2 लगा दो। तो अगर आपने परमैग्नेट आयन लिया तो ये जो परमैग्नेट आयन होता है, आप आइदर एसिडिक मीडियम में लो, या बेसिक मीडियम में लो, या न्यूट्रल मीडियम में लो, ठीक है। इन सभी मीडियम के अंदर ये जो परमैग्नेट आयन होता है ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। डिसप्रपोर्शनेट होता है मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो MnO4- में, और साथ में ये MnO2 में जाएगा। तो यहाँ अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर तो इसकी +6 है, और डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है, मतलब एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि आइदर आप एसिडिक मीडियम लो, न्यूट्रल लो, या लिखा होता है कई जगह से लेस बेसिक मीडियम, मतलब तीनों ही मान लेते हैं ना। तो उस केस में ये क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। थर्ड जो रिएक्शन है ना, ये हम बात करते पोटेशियम डाइक्रोमेट की। इन जनरल पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, ठीक है, H+ या आप ऐसे लिख दे, एसिडिक मीडियम में ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है क्रोमियम+3 के अंदर, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड आ जाते हैं क्रोमियम+3 में, वो हो सकता है Cr2O3 हो, ठीक है, CrCl3 हो, तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और यहाँ देखेंगे हम क्रोमियम की तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एसिडिक मीडियम में तो ये खुद रिड्यूस होता है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट यही K2Cr2O7 जैसे हमारा KMnO4 एसिडिक में और न्यूट्रल मीडियम में भी क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बट K2Cr2O7 नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ किस में करता है, एसिडिक मीडियम में करता है। अगर मान लीजिए आपने फिर भी इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को या डाइक्रोमेट आयन को, ठीक है, इस डाइक्रोमेट आयन को K2 हटा दिया तो -2 आ जाएगा, इसको आपने क्या करा, बेसिक मीडियम में रखा है, तो उस केस में ये कंपाउंड चेंज तो हो जाता है, लेकिन ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। नॉन रिडॉक्स से मतलब क्या है कि ये जो डाइक्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, क्रोमेट के अंदर, ठीक है। डाइक्रोमेट से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये क्रोमेट के अंदर
Cr-2, सही है। ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका कहलाता है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन इसको बोल सकते हैं हम, ये है डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। और ये आपका कहलाता है CrO4-2 क्रोमेट आयन, K2CrO4 भी बोल सकते हो, तो पोटेशियम क्रोमेट हो जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका क्रोमेट आयन। इसमें खास बात क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखोगे तो भी +6 से, या ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो भी +6 है, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये खुद रिड्यूस नहीं हो रहा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात की, जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो पोटेशियम फॉर्म में लो या डायरेक्ट इसमें लो, इसका जो कलर होता है ये कलर होता है ऑरेंज कलर का, और जबकि जो क्रोमेट आयन होता है इसका कलर होता है येलो कलर, और क्रोमियम +3 जो होता है वो होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। अब ये भी है कि आपने बहुत देर बेसिक मीडियम में रखा है ना, जनरली आप देखोगे कई बुक्स में होता है कई में नहीं होता है, इसको फिर से आपने बोला डायरेक्ट, आप मान लो आप क्रोमेट ही ले लेते हैं और क्रोमेट को आपने बेसिक मीडियम में रखा है, तो ये बेसिक मीडियम में रखने पे तब जाके क्रोमेट फिर भले ही क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस होकर क्रोमियम +3 में चला जाता है। बट अगर मैं डाइक्रोमेट की बात करूँ तो अगर एसिडिक मीडियम में लोगे तो डायरेक्ट +3 में चला जाता है, और बेसिक मीडियम में लोगे तो डाइक्रोमेट जो ऑरेंज कलर का है बेसिक मीडियम में डालने पर आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ कलर चेंज हुआ, बाकी वही रहता है। लेकिन बहुत देर तक आपने अगर मान लिया डाइक्रोमेट ही डायरेक्ट आपने ले लिया, तो वो क्या करता है, फिर बहुत देर बाद वो खुद भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इसी को अगर मान लिया आपने क्रोमेट को ये तो रखा बेसिक मीडियम में, अगर इसको मान लीजिए आप क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में रखते हैं, ठीक है, इसी को आप क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में डाल देते हो, तो वापस रिवर्स ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ? डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 में जाता है, ठीक है। डाइक्रोमेट को अगर आपने बेसिक मीडियम में रखा तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, जो कलर चेंज होने से पता लगता है। फिर से अगर आपने क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाला तो वापस वो किसमें चला जाएगा, एक तरीके से किसमें चला जाएगा, यहाँ पर आपके पास डाइक्रोमेट आयन में चला जाएगा। और अगर इसको आपने बेसिक मीडियम में काफी देर रख दिया, और ठीक है, तो ये फिर फर्दर क्रोमियम +3 के अंदर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन और इसमें इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से रिएक्शन आप देखना कभी आपको मिलेगी। मान लीजिए अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपके पास K2Cr2O7, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराई है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे आपने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया एसिडिक मीडियम के लिए, ठीक है। तो इससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा है ना, वो प्रोडक्ट आपको मिलता है Cr2SO क्रोमियम सल्फेट, ठीक है, +O2 + H2, ठीक है। बाकी चलो बैलेंस करो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मतलब क्या है कि आपने जब डाइक्रोमेट लिया तो वो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो गया, किसके प्रेजेंस में, जब आपने परऑक्साइड लिया, परऑक्साइड के साथ है ना। परऑक्साइड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पर ये क्या चला गया, ये रिड्यूस हो रहा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खुद रिड्यूस हो रहा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2O2 परऑक्साइड क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि डाइक्रोमेट जिसका कलर अभी हमने देखा था, ठीक है, डाइक्रोमेट जिसका कलर क्या होता है, ऑरेंज, ये ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब ये रिएक्शन होगी तो क्रोमियम +3 आ गया। बट अगर यही बोल दिया गया इसके अंदर सेम रिएक्शन आपने कराई K2Cr2O7 परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो गए, फिर से मीडियम के लिए बस डाइल्यूट आपने H2SO4 ले लिया एसिडिक मीडियम के लिए, और अगर इसमें आपने ऊपर से CrO5 ऐड कर दिया, ठीक है, CrO5 आपने ऐड कर दिया, तो उस केस के अंदर है ना, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर नजर नहीं आता है, पहले आपको कलर नजर आता है ब्लू कलर, और बहुत धीरे धीरे वो ब्लू कलर धीरे धीरे बहुत टाइम बाद धीरे धीरे वो ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके से नजर आता है कि अगर आपने डाइक्रोमेट की रिएक्शन डायरेक्ट परऑक्साइड से करा दी तो आपको ऑरेंज से डायरेक्ट कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा ग्रीन। बट अगर आपने डाइक्रोमेट की रिएक्शन परऑक्साइड से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5, है ना, तो ये ऑरेंज कलर से डायरेक्ट आपको ग्रीन नजर नहीं आता, पहले आपको ब्लू कलर नजर आता है,
और बहुत देर बाद धीरे धीरे वो ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा। तो बात आती है ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो CRO5 है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है वैसे ना, इसका स्ट्रक्चर ही अपन पहले देख चुके, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, CRO5, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये CRO5 का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर से आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी इसकी क्या आ रही है, +6 ही आ रही है क्या बात समझ में? तो इसमें क्या होता है कि जो CRO5 आपने डाला है ना, वो CRO5 जो होता है ना, वो खुद ब्लू कलर का होता है। तो जब आप इसके अंदर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में K2Cr2 आपने ऐड करा, उसने आपने CRO5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो जो CRO5 है ना, वो खुद क्या बन जाता है, स्टेबल हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही वो स्टेबल होता है, स्टेबल होने से पेरोक्साइड का जो कलर है वो नजर आता है पहले आपको, वो डायरेक्ट वो उसको क्या करना होता है, रिड्यूस होने ही नहीं देता डाइक्रोमेट। वो जब रिड्यूस होने ही नहीं दे रहा उसको, तो फिर वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। अच्छा, कई बार ऐसे भी लिखा होता है, ये भी ध्यान रखना, CRO5 के साथ वो क्या करता है, इस तरीके से कोई ईथर लिख देगा, ईथर, या फिर अपन इसको ऑर्गेनिक में शॉर्ट में ROR ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने CRO5 डाल दिया, ROR डाल दिया, तो बताया कि भाई ये ब्लू कलर नजर क्यों आ रहा है। तो ये जो ईथर की प्रेजेंस में CRO5 आप ऐसे बोल सकते हो, और ज्यादा स्टेबल हो जाता है इस तरीके से, ये आर, ये आर, और इसके पास लोन पेयर होता है, तो इस तरीके से इसको ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल टाइप आप बोल सकते हो इसमें, ऑर्गेनिक में जैसे हम पढ़ते हैं, तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अल्टीमेटली। और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। तो आपको क्या नजर आएगा, पहले ब्लू कलर नजर आएगा, और वो धीरे धीरे वो ब्लू कलर है वो जब मतलब बहुत देर तक जब रखा रहता है ना, तो बहुत देर तक रखा रहता है, तो फिर उसकी रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तब वो ब्लू कलर से धीरे धीरे आपको कैसे नजर आएगा, ग्रीन कलर का नजर आएगा। अब इसको चाहो तो इस जो ये लिखा है ना, इसको मान लो फर्स्ट रिएक्शन है और इसको आप सेकंड, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसी रिएक्शन को आपको समझना है, तो मैंने सिंपल सा बोल दिया कि K2Cr2O7, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने कराई पेरोक्साइड के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, ठीक। और अगर आपने जैसे यहाँ पे ROR, ईथर भी होगा इसमें, है ना, तो इसके साथ ये रिएक्शन करके पहले तो बनाएगा ये CRO5 बना लेता है। CRO5 जब बनाएगा ये CRO5 प्लस K2SO4, साथ में ये बना लेगा आपका H2। अब ये CRO5 इसने बनाया, ये मेरा हो गया एक तरह से बोल रहे 2 स्टेप रिएक्शन बोल दो। फर्स्ट स्टेप में तो इसने क्या करा, पहले CRO5 बना लिया। अब ये जो CRO5 है, ये फर्दर ये CRO5 जो है, ये फर्दर क्या करेगा, जो आपके पास एसिडिक मीडियम है डाइल्यूट वाला, है ना, इसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा आपका क्रोमियम सल्फेट। और साथ में बैलेंस करने के लिए आप O2 प्लस ये H2 आप जोड़ दो। अब फाइनल समझना, ये CRO5 क्या हमने ऐड करा था, ये CRO5 हम एक्चुअली क्या ऐड नहीं होता, ये इसके बीच में एक इंटरमीडिएट टाइप बनता है, जो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। ये कैसे कलर का था, ऑरेंज कलर का। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा कैसा है, ग्रीन कलर। जब अगर आपने, ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते कि जब ईथर नहीं था तो आपको ऑरेंज से डायरेक्ट क्या नजर आ रहा था, ग्रीन कलर आ रहा था, क्योंकि जब उसमें CRO5 जो बन रहा था ना, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था इन द एब्सेंस ऑफ ईथर। जब इसकी एब्सेंस में CRO5 स्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो वो ब्लू कलर भी आपको नजर नहीं आता, डायरेक्ट ऑरेंज से डायरेक्ट को नजर आता है, ग्रीन कलर। लेकिन जैसे ही आपने ईथर उसमें ऐड करा, ठीक है, जैसे उसने आपने ईथर ऐड करा, तो ईथर क्या करता है, CRO5 को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने से CRO5 का जो कलर है वो ब्लू आपको नजर आता है। और फिर वो धीरे धीरे वो जो ब्लू कलर है ना, जो बना है फर्स्ट स्टेप, वो धीरे धीरे डिसअपियर होता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कलर में। तो ये बात ये होती है कि ये काम पहले नहीं हो रहा था, कि पहले भी हो रहा था, बस वो CRO5 जो बन रहा था इंटरमीडिएट, वो बहुत लेस स्टेबल था। और इसमें जो ये पहला स्टेप, इसको आप ध्यान से देखोगे, ये भी अभी कितना है, +6 है, ये भी कितना है यहाँ पर, +6 है, स्ट्रक्चर से पता लगेगा, है ना। तो ये जो पहला स्टेप है, ये है आपका नॉन रिडॉक्स, कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं रही,
ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ बस इसके वजह से। और जो सेकंड स्टेप है इसमें आप देख सकते हो ये +6 से कहाँ कन्वर्ट आ गया +3, तो ये वाला जो स्टेप है वो कैसा है, रिडॉक्स है। और ROR की एब्सेंस में जो पहला स्टेप होता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, ROR ईथर की एब्सेंस में जो पहला स्टेप होता है बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो कलर नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही ROR आ गया तो ये जो पहला आपका स्टेप है, ठीक है, पहला जो आपका स्टेप है ये क्या हो जाता है आपका, पहला स्टेप क्या हो जाता है ये आपका फास्ट, और ये वाला जो स्टेप है ये बहुत क्या हो जाता है स्लो, क्योंकि यहाँ पे ये तो बन तो गया CrO5, लेकिन CrO5 से जो ये आपका क्रोमियम +3 वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है क्रोमियम सल्फेट, वो बहुत ही धीरे धीरे बनता है, तो बहुत स्लो स्टेप होता है, इसलिए वो कलर आपको ब्लू धीरे धीरे नजर आने लगता है, जबकि वहां पे बना और जल्दी से किसमें, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि ईथर के प्रेजेंस में आपको कलर डायरेक्ट, ईथर की प्रेजेंस में मतलब आपको ब्लू कलर नजर आता है, जबकि ईथर नहीं होता है तो आपको ब्लू कलर नजर नहीं आता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल हो जाता है ईथर की प्रेजेंस में, और फर्दर रिएक्शन फिर धीरे धीरे होती है। तो ये 2-4 रिएक्शन जिसमें बताइए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं अपन, जो आपका नेक्स्ट इफेक्ट दे रखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, इन जनरल ये आपने सुना होगा, गिब्स एनर्जी ΔG = ΔH - T ΔS। ठीक है, डेल्टा जी आपको पता है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन या प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना, वो रिएक्शन होना नहीं चाहिए और प्रोसेस होना नहीं चाहिए, और 0 पे तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि कुछ जो रिएक्शंस होती है ना, वो रूम टेम्परेचर पे उनका डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस होती है, इसलिए वो अपना आप हो जाती है इजिली। इसी को ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपन ये रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने मैंने लिखा कोई आपने मेटल लिया, उसकी रिएक्शन आपने क्या करा, H2O के साथ कराई। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे है ना, रूम टेम्परेचर पे आपने कोई टेम्परेचर तो बढ़ा है नहीं। ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे कि वो उसका मेटल का क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, साथ में वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। ये रिएक्शन अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वहां पे तो हम बोल देते हैं कि भाई ऊपर वाला एलिमेंट है तो ऑक्सीडाइज होगा, नीचे और हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये है। अब इसमें भी अपन ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए अगर ये मेटल M जो है वो ऊपर वाले मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वगैरह है ना, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या करा, भाई इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका जो डेल्टा जी है ना वो नेगेटिव होता है। तो इस रिएक्शन में भी अगर आप देखोगे ना, तो जनरली जो हाइड्रोक्साइड है ये कई सारे हाइड्रोक्साइड या तो लिक्विड फॉर्म होंगे या पीपीटी बनाएंगे। तो जब ये पीपीटी बनाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी बराबर क्या लिखते हैं, ΔH - T ΔS। अब डेल्टा एच एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, वो तो उस रिएक्शन का नेचर होगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, जो एंट्रोपी है वो इस रिएक्शन में जब ये पीपीटी अगर बना ले रहा है, ठीक है, पीपीटी बना ले रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे गैस भी बन रही है, बट ये पीपीटी बनाने से ओवरऑल एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल क्या होती है, सॉरी, एंट्रोपी जो होती है वो जनरली क्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गैस भी बन रही है, तो एंट्रोपी तो इन जनरल आपकी बढ़ रही है। बट अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंट्रोपी जो पॉजिटिवली बढ़ रही है तो इसके आगे साइन लगा नेगेटिव, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू रहती है ना वो नेगेटिव हो जाती है। तो अगर मान लीजिए डेल्टा है जिसका ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, एंडोथर्मिक है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव। और अगर किसी की वैल्यू डेल्टा एच नेगेटिव है ना, तो फिर उसमें टेम्परेचर की आपको ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप थर्मोडाइनेमिकली इसको समझे तो टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन का इफेक्ट क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसकी जो गिब्स एनर्जी है ना, गिब्स एनर्जी का जो चेंज है वो क्या होने लगता है, नेगेटिव होने लगता है, नेगेटिव होने लगता है तो रिएक्शन क्या होने लगती है, आगे प्रोसीड होने लगती है। तो इसी के लिए जैसा अगर मैंने एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम में लिखा, अब मैग्नीशियम की रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैंने वाटर से करा दी। अब इसमें क्या है कि रूम टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन कराते हैं ना, तो जनरली यहाँ पे कोई रिएक्शन मिलती नहीं मैग्नीशियम, लेकिन इसको बिल्कुल हल्का सा,
ठीक है, हम बोलते हैं कि हल्का सा वार्म कर दो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं, तो आपको फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में कौन मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ कि डेल्टा जी यहाँ पे टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाने से नेगेटिव हो गया, जबकि यहाँ पे जो डेल्टा जी था इसका उस केस में क्या था, शायद पॉजिटिव था, इसलिए वो रिएक्शन हो नहीं रही थी। आ रही मेरी बात समझ में, कैसे रिलेट हो रहा है? इसी तरीके से अगर मान लीजिए आयरन ही ले ले आप, है ना, अगर आप ले ले आयरन की रिएक्शन, अगर आयरन की रिएक्शन आपने वाटर H2 के साथ कराई, तो इसमें आपने हॉट मतलब पानी काफी गर्म लिया, गर्म मतलब 100 से तो कम ही लिया, फिर भी रिएक्शन नहीं मिल रही। बट आपने जब इसका टेम्परेचर, ठीक है, इसका टेम्परेचर आपने ऑलमोस्ट 100 या 100 के अबाव लिया, ठीक है, लगभग लगभग स्टीम बन गई, तो इतना हाई टेम्परेचर हुआ, तो ये अपना आप रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो इस केस में जैसे जैसे मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की साइड आएगा, उस केस में क्या होगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे उसकी जो गिब्स एनर्जी का जो चेंज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपको उसको नेगेटिव करना है तो वो टेम्परेचर की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको इनऑर्गेनिक को फिजिकल से मतलब थर्मोडायनेमिक्स से इस तरीके से रिलेट करके आप इसके रीजन बता सकते हैं। और अगर आप सिर्फ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बताओगे तो आपको पता है कि ऊपर वाला एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो 3 इफेक्ट की हमने बात करी है आज। प्रेशर का जो इफेक्ट है ना वो ना के बराबर होता है, गैसेस फेस में कोई रिएक्शन हो रही तभी ऑब्जर्व होगा। दूसरा पीएच के इफेक्ट की बात करें, उसमें 3-4 रिएक्शन जो बताई है मैंने, क्रोमेट डाइक्रोमेट और ये परमैंगनेट वाली, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको पता है कि जनरली टेम्परेचर बनाने से कोई रिएक्शन क्यों जाती है, तो उसका लॉजिक आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन जनरल अगर कोई रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता तो नॉर्मली ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाते, ठीक है, जैसे लिथियम की हमने लिखी थी रिएक्शन। लेकिन अगर किसी रिएक्शन नॉर्मल पानी में नहीं हो रही है, हल्के गर्म पानी में नहीं हो रही है, तो उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको हमको कैसे भी करके डेल्टा जी का क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हमें पता है, तो हम एग्जैक्ट बता देंगे किस टेम्परेचर पे कौन क्या होगा, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू आइडिया आपको यहाँ से मिलता है कि डेल्टा जी पे ही काफी सारी रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, और लास्ट जो इफेक्ट है इसमें, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन उस पे भी काफी रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन वाला जो इफेक्ट है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि अभी 2-2.5 मिनट बचे हैं तो उसमें हो नहीं पाएगा, लेक्चर बीच में खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं।